नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी कई वस्ती जी को इसमें। दोस्तों आज जो है कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए साइंस का न्यू प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेके आ चुके हैं, क्योंकि इससे पहले ऑलरेडी हम सभी 1 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके थे। अगर आप सभी इन प्रैक्टिस सेट को कवर नहीं किए जरूर कर लीजिएगा, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन को। और आप सभी को पता है कि फ्रेंड 26 अगस्त से आपका एग्जाम शुरू हो रहा है, ठीक है। बहुत ही कम समय बचा हुआ है, तो जो चीज़ें अभी हम प्रोवाइड कर रहे हैं इसको प्रॉपर कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि ये पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। यानी कि पिछले बार जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है उसी अकॉर्डिंग आपको प्रश्न दिया जा रहा है, ताकि कम समय में आप बेहतर प्रदर्शन कर पाइएगा, पेपर में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा आप सभी को। बट जरूरी है कि जो चीज़ें हम आपको दे रहे सिर्फ उसको आप याद करते चलिएगा और पचाते चलिएगा, काम आपका हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार सेशन को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने अपने दोस्तों में। क्लास तो करते पर क्लास को लाइक नहीं करते, आप सभी लाइक जरूर कर लिया कीजिए आप सभी। आज का पहला प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट का राइट आंसर करेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए हम आपको कहते हैं कि हर क्वेश्चन का आंसर जरूर लिखा कीजिए, क्योंकि जिस क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं ना वो प्रश्न आपको प्रॉपर याद हो जाएगा, ठीक है। और ऐसा ही प्रश्न आपके पेपर में आने वाला है, तो ध्यान दीजिएगा आप सभी। तो इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का। राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो सूत्र याद रखिएगा CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है। याद रखिएगा आप सभी क्या होता है, CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है। याद रखिएगा, प्रश्न आपके पेपर में आ सकता है। जब जिप्सम को गर्म किया जाता है ना, ठीक है, ये प्राप्त कैसे होता है, जब जिप्सम को 150 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तब जाके आपको कह सकते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ होता है, जैसे कि हड्डी टूट जाने के बाद वहाँ पर उसको जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, खिलौना बनाने के लिए, प्रतिमा बनाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं हम सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका ऑक्साइड लाल लिटमस को नीला कर देता है। इनमें से किसका ऑक्साइड है जो लाल लिटमस को नीला कर देता है। क्वेश्चन 2 पर ध्यान दीजिएगा आप सभी। राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम का ऑक्साइड। याद रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर होगा, जिसे हम सभी MgO के नाम से जानते हैं। ये एक आपका क्षारीय ऑक्साइड होता है। ये भी फैक्ट को याद रखिएगा, क्या होता है, क्षारीय ऑक्साइड होता है जो लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा फ्रेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर ध्यान दीजिएगा आप सभी। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है। देखिए आप सबको बताना चाहते हैं कि आप सभी के लिए हम ई बुक लॉन्च कर दिए हैं, ठीक है। तो जो भी बच्चे ई बुक डाउनलोड करके पढ़ना चाहते हैं जाके पढ़ सकते हैं। इसमें 1500 क्वेश्चन रखे हुए हैं। इसमें है क्या क्या, तो इसमें सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और उसके बाद हिंदी का कंप्लीट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया गया ऑब्जेक्टिव। लास्ट समय में ये 1500 प्रश्न पढ़ लीजिए, आपका काम बन जाएगा, क्योंकि इसे पीवाईक्यू बेस्ड बनाया गया है, ठीक है। और इसमें क्या किया गया है, जो हिंदी का इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से वेटेज ज़्यादा रहता है, जैसे अलंकार हो गया, छंद हो गया, रस हो गया, संधि विच्छेद हो गया, समास हो गया, ये सभी का स्पेशल टॉपिक वाइज हम प्रोवाइड कर दिए हैं। अलंकार का लगभग 100 क्वेश्चन दे दिए, छंद का लगभग 60 से 65 क्वेश्चन दिए हुए हैं। उसी प्रकार से रस का भी लगभग 70 क्वेश्चन के अप्रॉक्स में मिल जाएगा। उसी प्रकार से संधि विच्छेद का, उसी प्रकार से समास का प्रश्न दिया गया है। तो इस ई बुक को पढ़ लीजिए, लास्ट में बेस्ट स्कोर कर पाइएगा। हाईएस्ट स्कोर करने में ये बुक आपको मदद करने वाला है। कहाँ मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, और उसके बाद जो है कि कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए हैं। एप्लीकेशन पे भी अवेलेबल है, सक्सेस योद्धा ऐप पे, ठीक है। अन्यथा डायरेक्ट लिंक से भी आपसे डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये किसकी इकाई है, तो याद रखिएगा आप सभी, ऊर्जा की इकाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है, पता है आप सभी को। एक इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 1.6 गुना 10⁻⁻19 जूल होता है। याद रखिएगा आप सभी। चले अगला क्वेश्चन है कि ऊष्मागतिकीय रूप से कार्बन का सबसे अस्थायी रूप कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर कार्बन का सबसे अस्थायी रूप पूछा गया है, तो आपसे क्या बता सकते हैं। चलिए क्वेश्चन 4 का राइट आंसर कीजिएगा। क्या कोयला होगा, नहीं होगा। तब फ्लोरीन हो सकता है, ये भी नहीं होगा।
राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा ग्रेफाइट। याद रखिएगा आप सभी, ग्रेफाइट जो है कार्बन का सबसे अच्छा अस्थायी रूप है। बात समझे। ग्रेफाइट की बात किया जाए तो ये आपका विद्युत का जो होता है वो चालक होता है। याद रखिएगा आप सभी, ग्रेफाइट विद्युत का चालक होता है, कार्बन का अपरूप है, नरम होता है आपका ग्रेफाइट। बात समझे। वही हीरा की बात किया जाए तो ये विद्युत का क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है। क्या होता है, कुचालक होता है विद्युत का। क्या होता है, कुचालक होता है, यानी कि विद्युत इससे गमन नहीं कर सकता है। और हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही चमकता है। ये भी आपका कार्बन का अपरूप है और ये कठोर होता है। तो ऑप्शन नंबर अपना क्या हो जाएगा, सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इमाइलेज को डैश के नाम से जाना जाता है। देखिए ऐसा ही प्रश्न आपके पेपर में आएगा, जरूरी है बस प्रश्न को याद करने का। बात समझे। तो इमाइलेज को डैश के नाम से भी जाना जाता है, तो इससे हम सभी टाइलिन कहते हैं। याद रखिएगा आप सभी, क्या कहते हैं, टाइलिन कहते हैं। ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। ये लार में पाए जाने वाला इमाइलेज होता है। ध्यान दीजिएगा, कहाँ पाया जाता है, लार में पाए जाते हैं और स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। ध्यान दीजिएगा, जो आपका स्टार्च जो होता है ना, इसको किस में बदलता है, तो माल्टोज में बदलता है। जो आपको बता रहे इस पे गौर कीजिएगा। बात समझे। क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज में बदलता है आपका इमाइलेज। चलिए अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा आप सभी। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है कि एसिटिलीन किसके विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है, सॉरी वैद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो एसिटिलीन जो है ये आपका प्राप्त किया जाता है किसके द्वारा, तो याद रखिएगा सोडियम फ्यूमरेंट के द्वारा, यानी कि ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा, सोडियम फ्यूमरेंट के द्वारा, जिसे हम सभी किस रूप में जानते हैं, C2H2 के रूप में जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। देखिए सभी सेशन को जरूर लाइक करते चलिएगा, अगर जो भी क्लास में ज्वाइन किए हुए, ठीक है। सेशन को लाइक करके शेयर अपने दोस्तों में जरूर कर दीजिएगा। सभी से रिक्वेस्ट करेंगे, इतना ही रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपना प्यार जरूर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा। जो चैनल पर नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटे को प्रेस कर लीजिएगा। इससे पहले बहुत सारा हम क्लास शुरू कर दे आप सभी का, जाके चैनल पे देखिएगा, सारा क्लास अवेलेबल है, आप ही का प्रॉपर क्लास चल रहा है, ठीक है। तो जब तक एग्जाम आपका नहीं हो जाता है तब तक ये क्लास आपका चलेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बेस्ट कंटेंट आपको हम देने वाले हैं अगर मेरे साथ पढ़ रहे हैं आप सभी तो, क्योंकि आपको पता है कि कंटेंट में हम कोई भी कटौती नहीं करते हैं। जो आपके लिए बेस्ट से बेस्ट है वो चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करते हैं। डैश तब प्राप्त होती है जब गोली को ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर से दागा जाता है, यानी कि ऊर्ध्वाधर रूप में दागा जाता है ऊपर की ओर गोली को। क्या गतिज ऊर्जा होगा या स्थितिज ऊर्जा होगा या सक्रिय होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर गोली ऊर्ध्वाधर से ऊपर दागने की बात किया गया है, तो ऊपर दागने की बात किया गया है। यहाँ पर आपका स्थितिज ऊर्जा होता है। याद रखिएगा आप सभी। देखिए जब गोली चलाया, तो गोली जब चला तो वहाँ पर गतिज ऊर्जा है, ठीक है। जैसे ही ऊपर गया तो वहाँ कुछ समय के लिए रुकता है गोली, ठीक है, तो वहाँ पर आपका स्थितिज ऊर्जा होता है। बात समझे। जैसे चलता हुआ हथौड़ा गतिज ऊर्जा है, छोड़ी हुई गोली उसमें गतिज ऊर्जा है, ठीक है। बात समझे। छत पर से फेंका गया पत्थर गतिज ऊर्जा है। बात समझे। वही जमीन पे आ जाएगा तो वो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। बांधा हुआ पानी में स्थितिज ऊर्जा होता है। कह सकते हैं कि खींचा हुआ धनुष में स्थितिज ऊर्जा होता है। जैसे छोड़ दिया धनुष को तो गतिज ऊर्जा हो जाएगा वो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि डैश को इंगित करने के लिए विद्युत दाब एक दूसरा शब्द है। तो किसे इंगित करने के लिए विद्युत दाब एक दूसरा शब्द है, तो राइट आंसर होगा विभवांतर को। ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझे। और इसकी इकाई क्या होता है, तो ये भी याद रखिएगा वोल्ट ही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। किसी द्रव के ताप में वृद्धि के साथ क्या होगा। अगर किसी भी द्रव के ताप में अगर वृद्धि कर रहे तो क्या हो जाएगा, पृष्ठ तनाव एवं श्यानता दोनों में कमी आ जाती है। याद रखिएगा आप सभी, पृष्ठ तनाव और श्यानता दोनों में कमी आ जाती है अगर किसी द्रव में तापमान में वृद्धि करते हैं। अगर कमी हो जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, पृष्ठ तनाव बढ़ेगा और श्यानता दोनों बढ़ेगा। पर यहाँ पर क्या किया गया है, वृद्धि किया गया है तो कम होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अफीम किस श्रेणी की दवा है। अफीम जो है ये किस श्रेणी की दवा है, अपसाधक है। याद रखिएगा आप सभी, क्या है, अपसाधक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा।
और हफीम में जो है कि आपका मॉर्फिन एल्कोलॉइड पाया जाता है। तो ये एक फैक्ट को याद रखिएगा जो आपके प्रश्न आ सकता है पेपर में, ध्यान दीजिएगा। क्या पाया जाता है? एल्कोलॉइड पाया जाता है। बात समझे? चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, एल्कोलॉइड कर लीजिएगा इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि एक वस्तु को उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर अगर 2f पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब डैश बनेगा। तो देखिए 2f पर यहाँ पर रखने की बात किया गया है। तो जब भी अगर 2f पर अगर रखा जाए तो इसका प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होता है और समान आकार का बनता है। ठीक है, वास्तविक होगा और समान आकार का होगा। तो ऑप्शन में डी की तरफ हम सभी जा सकते थे। बात समझे? चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, जब हरी पत्ती पर सफेद प्रकाश डाला जाता है तब क्या होता है? जब हरी पत्ती पर सफेद प्रकाश डाला जाता है तब क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हरा रंग ज्यादातर पत्ती से परावर्तित हो जाता है, याद रखिएगा आप सभी। जब भी सफेद प्रकाश डाला जाएगा हरी पत्ती पे तो हरा रंग क्या हो जाएगा? परावर्तित हो जाएगा, जबकि अवशोषित हो जाएगा नीला, लाल, ये सभी अवशोषित हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सबसे भारी किरण है? देखिए सबसे भारी किरण की बात किया जाए तो ये आपका अल्फा हो जाएगा। ठीक है, अल्फा किरण सबसे भारी होता है, जबकि बीटा और गामा जो होता है ये सबसे हल्का होता है। बात समझे? ये आपका भारी, ये सबसे हल्का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से किस कण में एक कण तरंग द्विपद है? देखिए इनमें से द्विपद की बात किया गया है तो आपका इलेक्ट्रॉन वाला में हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा आप सभी। और ये किसके द्वारा बताया गया था? डी ब्रोगली के द्वारा बताया गया था, याद रखिएगा आप सभी, डी ब्रोगली के द्वारा। चलिए अगला है कि एक ही आणविक और संरचनात्मक सूत्र वाले समावयन को कहा जाता है? तो इसे त्रिविम समावयन के रूप में जानते हैं। ऑप्शन में डी राइट आंसर होगा। चलिए अगला है, क्वेश्चन है कि 18 कैरेट सोने में तांबे या चांदी जैसी अन्य धातु कितना प्रतिशत होता है? देखिए यहाँ पर 18 कैरेट की बात किया गया है। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि शुद्ध 24 कैरेट का सोना होता है। पता है आप सभी को शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है, याद रखिएगा आप सभी। अगर वही बात किया जाए 18 कैरेट तो इसमें 75% जो होता है वह सोना होता है, 75% सोना होता है, लगभग 25% जो होता है वह अन्य धातु जैसे कि तांबा या चांदी होता है। तो इसका 25% करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से किस घर्षण में स्वयं समायोजी बल है? इनमें से कौन सा ऐसा घर्षण है जिसमें स्वयं समायोजी बल होगा? स्थैतिक घर्षण में, याद रखिएगा आप सभी, स्थैतिक घर्षण में स्वयं समायोजी बल होता है। चलिए अगला है कि धोबन सोडा का समान नाम क्या है? देखिए धोबन सोडा का समान नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट होता है। इसका सूत्र पूछा जाएगा आप सभी से, तो सूत्र याद रखिएगा आप सभी, Na2CO3 इंटू 10H2O होता है, याद रखिएगा आप सभी। क्या बताया आपको कि भैया Na2CO3 इंटू 10H2O इसका सूत्र होता है। बात समझे? और इसका उपयोग कहाँ पर होता है? धोबन सोडा का, जैसे कांच, साबुन, धुलाई पाउडर में बनाने में जो है कि इसका प्रयोग करते हैं। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से किसे मिश्रित ग्रंथि के रूप में जाना जाता है? देखिए अगर मिश्रित ग्रंथि की बात किया जाए तो आपको पता होगा पेनक्रियाज को, जिसे हम सभी अग्नाशय कहते हैं, इसे मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है क्योंकि ये बाह्य स्रावी की तरह और अंतःस्रावी दोनों के रूप में कार्य करता है। बात समझे? अच्छा, बाह्य स्रावी की यहाँ बात किया गया और अंतःस्रावी की बात किया गया है। तो यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में आता है कि बताइए कि अंतःस्रावी ग्रंथि कौन कौन सा होता है? पता है आप सभी को? अंतःस्रावी ग्रंथि जो होता है वो कौन कौन सी होती है? बताइए आप सभी। तो अंतःस्रावी ग्रंथि जिनकी नलिका नहीं होती है और ये क्या करती है? सीधे हार्मोन को रक्त में छोड़ती है। जैसे कह सकते हैं कि पीयूष ग्रंथि हो गया। बात समझे? ये आपका पीयूष ग्रंथि जो है ये आपका अंतःस्रावी ग्रंथि है। उसी प्रकार से एड्रिनल ग्रंथि जिसे लड़ो उड़ो हार्मोन कहा जाता है, ये भी अंतःस्रावी ग्रंथि है। उसी प्रकार से आपका थायराइड जो होता है या थायराइड कहते हैं इसे, ये भी आपका अंतःस्रावी ग्रंथि है। ये तीनों याद रखिएगा आप सभी, पीयूष ग्रंथि, एड्रिनल और थायराइड, ये सभी अंतःस्रावी ग्रंथि होता है। अगर वही बाह्य स्रावी की बात किया जाए या वही स्रावी की बात किया जाए कि वही स्रावी ग्रंथि कौन सा होता है, तो आप क्या बता सकते हैं? वही स्रावी ग्रंथि
तो याद रखिएगा इसमें नालिका होती है और ये एंजाइम या स्राव शरीर की सतह या किसी अंग तक छोड़ती है आपका बाह्यस्रावी ग्रंथि। इसका उदाहरण हो जाएगा लार ग्रंथि, ठीक है, ये बाह्यस्रावी है। पसीना ग्रंथि जो होता है, ठीक है, ये भी आपका बाह्यस्रावी ग्रंथि है। यकृत जो है ये भी आपका बाह्यस्रावी ग्रंथि है। यहाँ से एक प्रश्न आपके पेपर में आएगा, बात समझे, इसको याद रखिएगा आप सभी। अंतःस्रावी में बताएं कि पीयूष, एड्रिनल, थायराइड। बाह्यस्रावी में लार ग्रंथि, पसीना ग्रंथि और यकृत हो जाएगा। यकृत कीजिए इसको, यकृत, ठीक है। और जबकि मिश्रित ग्रंथि कौन सा है, अग्नाशय है। चलिए अगला है कि आर्किमेडिस सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला देखिए, यदि विस्थापित पानी का भार वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु डूब जाएगी। बिल्कुल सही कथन है आर्किमेडिस का। बात समझे। क्या आर्किमेडिस का सिद्धांत स्वतंत्र सिद्धांत है? नहीं, गलत बात, स्वतंत्र सिद्धांत नहीं है। इसके सिद्धांत को हम सभी कह सकते हैं कि न्यूटन का जो नियम है उससे भी निकाला जा सकता है, ठीक है, तो स्वतंत्र सिद्धांत नहीं है। उसके बाद है आर्किमेडिस के सिद्धांत को न्यूटन की गति के नियम से निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। आर्किमेडिस का सिद्धांत एक स्वतंत्र सिद्धांत नहीं है, ये भी बिल्कुल सत्य कथन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है, यही आपका क्या है, गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति के लिए केंद्रापसारक बल क्या प्रदान करता है। तो ये क्या प्रदान करता है, पृथ्वी को आकर्षण का बल प्रदान करता है। तो ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा आप सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आप चुंबकीय क्षेत्र को कब अधिक प्रबल पाएंगे। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र को तभी अधिक प्रबल पाया जा सकता है जब क्षेत्र की रेखाएं भरी होती है, ठीक है। अगर क्षेत्र की रेखाएं भरी हो तब आप चुंबकीय क्षेत्र को अधिक प्रबल पाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, सघन या आसपास होना चाहिए। चलिए निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। देखिए नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए जो प्रयोग करते हैं वो हीलियम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग होता है, हीलियम का प्रयोग होता है, याद रखिएगा आप सभी। और हीलियम जो होता है न्यूट्रॉन अवशोषित तत्व होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पाश्चुरीकरण प्रक्रिया में दूध को किस तापमान पर 15 से 30 सेकंड तक उबाला जाता है ताकि उससे जो भी जीवाणु है वो नष्ट हो जाए। तो लगभग 75 डिग्री सेल्सियस पर इसको उबाला जाता है, याद रखिएगा आप सभी, या कह सकते 72 डिग्री सेल्सियस पर। तो ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। रोग वाला जो जीवाणु होता है वो नष्ट हो जाता है। हरे आलवों में कौन सा जहरीला पदार्थ पाया जाता है। देखिए ऐसा ही प्रश्न आपके पेपर में आएगा। सोलनीन पाया जाता है, याद रखिएगा आप सभी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोलनीन पाया जाता है। ये आलू में पाए जाने वाला जो हरा आलू होता है, इसलिए कहा जाता है कि हरा आलू नहीं खाना चाहिए, बात समझे। और आलू हरा कब होता है पता है आप सभी को, जब प्रकाश में आलू को रखिएगा ना तो यहाँ पर हरा हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, वायलिन एक वाद्य यंत्र है जिसमें डैश होती है। तो देखिए वायलिन एक वाद्य यंत्र है जिसमें क्या होती है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा पता है आप सभी को, तनी डोरी लगी होती है इसमें। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि किसी धातु के तार में प्रभावित धारा और उसके सिरों के बीच विभवांतर के बीच संबंध की खोज किसने की थी। जॉर्ज साइमन ओम के द्वारा। देखिए क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि किसी धातु के तार में प्रभावित धारा और उसके सिरों के बीच विभवांतर के बीच संबंध की खोज किसने की थी। तो ये आपका जॉर्ज साइमन ओम के द्वारा खोजा गया था, याद रखिएगा आप सभी। अच्छा विभवांतर बराबर क्या होता है आप सभी को पता है, बता सकते हैं कोई। अगर हम पूछे आप सभी से कि भी बराबर क्या होता है, क्या आई आर होता है, बिल्कुल आई आर होता है। भी बराबर क्या होता है, आई आर होता है, यानी कह सकते हैं कि आई इंटू आर हो जाएगा। आई क्या है आपका, ये आपका धारा हो जाएगा और आर क्या हो जाएगा, आर आपका प्रतिरोध हो जाएगा। तो याद रखिएगा आप सभी, यानी कह सकते हैं कि विभवांतर बराबर क्या हो जाएगा, धारा गुना प्रतिरोध होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये किसने बताया था, ओम ने।
अगला है कि एक तोप गोला दागने के बाद निम्न के कारण पीछे हटती है। अच्छा, न्यूटन का तीसरा नियम बताए थे कि क्रिया टू प्रतिक्रिया यानी कि विपरीत प्रतिक्रिया। जैसे कि कह सकते हैं कि एक व्यक्ति नाव पर बैठा था, ठीक है, वो किनारे पर आया नाव लेके, व्यक्ति आगे की ओर बाहर निकला तो नाव पीछे की ओर चल गया, ठीक है। तो ये आपका न्यूटन का तीसरा नियम है। उसी प्रकार से अगर यहाँ पर गोला को दागा है तो गोला आगे जाएगा तो वो इंजन क्या करेगा, पीछे धक्का मारेगा। तो ये न्यूटन का तीसरा नियम को फॉलो कर रहा है। तो ऑप्शन में सी राइट आंसर हो जाएगा। बात समझे। पहला नियम क्या कहता है कि संसार में जो भी वस्तु है जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहेगा जब तक इस पे कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। अगला है कि हल्दी का विलयन साबुन के संपर्क पर आने पर लाल क्यों हो जाता है। तो हल्दी का विलयन साबुन के संपर्क में आने पर यह लाल हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि साबुन का विलयन क्षारीय होता है। याद रखिएगा आप सभी इसी कारण से। बात समझे। साबुन का विलयन क्या होता है? क्षारीय होता है। और हल्दी जो है यह प्राकृतिक सूचक माना जाता है। याद रखिएगा आप सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ईस्ट एक सूक्ष्म जीव है जो रासायनिक अभिक्रिया में डैश उत्पन्न करने के लिए सरल कार्बोहाइड्रेट का उपयोग किया जाता है। तो ईस्ट एक क्या है? सूक्ष्म जीव है जो कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को डैश उत्पन्न करने के लिए सरल कार्बोहाइड्रेट का उपयोग करते हैं। तो ये किसका प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा आप सभी, किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। बात समझे। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड को हम सभी CO2 भी कहते हैं। बात समझे। और ईस्ट का प्रयोग किसमें होता है? शराब और ब्रेड बनाने में भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज कितना ही। आज के सेशन में कुल आपको 31 प्रश्न कंप्लीट करवाएं साइंस का। आज के सेशन कैसा लगा आप सभी को नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जितने चीज़ें आपको बताएं सारे एग्जाम ओरिएंटेड हैं, तो आप सभी इससे प्रॉपर याद जरूर करते चलिएगा। सारे PYQ बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है, यानी कि जिस हिसाब से 2022 हो गया, 2023, 2024 में प्रश्न पूछा गया है उसी हिसाब का प्रश्न आपको हम प्रोवाइड किए हैं ताकि कम समय में बेहतर प्रदर्शन कर पाए। ठीक है, तो मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। समय आपके पास बहुत कम है, तो जितना रिवीजन हो सकता है रिवीजन कीजिए। इससे पहले जो क्लास हुआ था प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस क्लास को देखिए आप सभी। बहुत सारा PYQ क्वेश्चन हम कंप्लीट करवाए थे, उसको आप सभी देखिए। ठीक है, बाकी बात आप सभी जो ई बुक अभी लॉन्च किया गया उस ई बुक को डाउनलोड करके पढ़ लीजिए। 3 सब्जेक्ट का आपका काम हो जाएगा। बात समझ के आप सभी जाइए डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।